फ्रेंड्स, हम लोग ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और देखिए, अपनी आज की क्लास में हम लोग जो महासागरों का तापमान है यानी कि विश्व में जो महासागरों का तापमान है, टेम्परेचर है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, महासागरों का तापमान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी जीवों को और महासागरों के भेद गहराइयों पर उनके वितरण और आकारों को बनाए रखने में सहायक होता है। देखिए, कोई भी जीव है तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पे ही जीवित रह सकता है। जैसे कुछ जीव हैं जिनको थोड़ा सा ठंडा वातावरण चाहिए जीवित रहने के लिए, वहीं कुछ जीव हैं जिनको थोड़ा सा गर्म वातावरण चाहिए जीवित रहने के लिए। तो जो महासागर का तापमान है, ये अलग अलग जीवों को आवास स्थल या जीवन की परिस्थितियां प्रदान करता है। तापमान महासागरीय जल की गति को नियंत्रित करता है। इस चीज को आगे हम लोग और भी डिटेल में देंगे। जो टेम्परेचर है वो जो महासागरीय जल की महासागरीय जल में जो मूवमेंट होता है उसको नियंत्रित करता है। अतः सतह और उपसतह दोनों के महासागरीय तापमान का मापन समुद्र विज्ञानियों के लिए चुनौती भरा कार्य है। तो जाहिर सी बात है, इसका मापन किया जाता है कि समुद्र की सतह पर कितना टेम्परेचर रहता है। महासागरीय जल के तापमानों को मापने के लिए 3 प्रकार की तापमापियों का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड तापमापी हो गई, जिसका उपयोग सतह तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जबकि जो उत्क्रमित तापमापियां और तापलेखियां हैं इनका प्रयोग किया जाता है आपका जो उप सतह का तापमान है, यानी कि जो सब सरफेस लेवल तापमान है, उसका मापन करने के लिए उत्क्रमित तापमापी का यूज होगा, रिवर्स थर्मोमीटर का। इन तापमापियों की यथार्थता 0.01 डिग्री सेल्सियस श्रेणी की होती है, यानी कि बहुत ज्यादा कह लीजिए एक्यूरेट टेम्परेचर बताते हैं। सतह तापमान को मापने के लिए जल की सैंपलिंग नमूना लेने की आवश्यकता होती है और ये पीटर नेल्सन जल बोतल और एकमैन बोतल द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए कुछ डिटेल्स जिसे कहते हैं बेसिक डिटेल। तो महासागरीय जल के तापमान मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ऊर्जा है सभी का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। तो क्या सूर्य तप की प्रक्रिया द्वारा महासागर को गर्म करता है? तो देख क्या है, जो सूर्य से हमें इंसोलेशन मिलता है जिसको कहते हैं सूर्यातप। तो इंसोलेशन की वजह से ही महासागर जो है हीट होता है या गर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, सूर्य से निकलने वाली जो कम तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो महासागर की सतह द्वारा ग्रहण की जाती है। देखिए, सूर्य से क्या आ रहा है, विद्युत चुंबकीय किरण आ रहा है महासागर की सतह पे, पूरी पृथ्वी पे ही आ रहा है इंसोलेशन। तो और क्या होता है, महासागर के द्वारा इस टेम्परेचर को धीरे धीरे अपने में एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि ये जो सूर्य से सूर्यातप आया ये धीरे धीरे महासागर को गर्म करता है। ताप पृथ्वी के अंदर से महासागर की तली द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, जिसे संवहन धाराओं के द्वारा सागर की ऊपरी परतों में वितरित किया जाता है। देखिए एक चीज और है, अब हमारी पृथ्वी भी गर्म है तो पृथ्वी की क्या जाहिर सी बात है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ही महासागर फैले, तो क्या होगा, ये नीचे से जो पृथ्वी की गर्मी आ रही है संवहनी धाराओं के द्वारा, संवहनी धारा हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ी है, तो संवहनी धाराओं के द्वारा क्या है, गर्मी आ रही है ऊपर पृथ्वी की सतह तक, और ये गर्मी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, फिर महासागर का निचला हिस्सा गर्म हो रहा है और धीरे 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 ऊपरी हिस्सा भी गर्म हो रहा है। ये भी संवहनी धाराओं के द्वारा होता है, यानी कि जो ये महासागर के जल के गर्म होने की प्रक्रिया है ये कन्वेक्शन के द्वारा होती है। अब देखिए, बात करते हैं पहले दैनिक तापांतर की। तो महासागर के एक दिन के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं, यानी किसी दिन टेम्परेचर अधिकतम कितना रहा और न्यूनतम कितना रहा, इसके बीच का जो अंतर है वही आपका क्या हो जाएगा, महासागर का दैनिक तापांतर। एक तरह से ताप का अंतर, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आने वाले सौर विकिरण और बाहर आने वाले पार्थिव विकिरण के बीच का संतुलन है, यानी कि महासागर को सूरज से जितनी गर्मी मिली जिसको सौर विकिरण कहते हैं और जितनी गर्मी वापस महासागर से अंतरिक्ष में भेज दी गई, इसके बीच का जो अंतर है, मान लीजिए 100 यूनिट मिली, मान लेते हैं मोटा मोटा 100 यूनिट मिली और 60 यूनिट वापस भेज दी गई, तो जो 40 यूनिट बच गई यही आपका दैनिक तापांतर हो गया, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर। समुद्र की सतह पर यह तापांतर बहुत कम यानी 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। अधिकतर तो यानी कि समुद्र की सतह पे जो तापमान है केवल 1 डिग्री सेल्सियस तक का ही होता है।
अधिक तापमान लगभग दोपहर में 2 बजे और न्यूनतम तापमान प्रातः लगभग 5 बजे होता है। तो देखिए जाहिर सी बात है 2 बजे सबसे ज्यादा तापमान होगा और 5 बजे सुबह सबसे कम तापमान होगा, क्योंकि 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक अधिकतम सौर किरण है, जो पार्थिव विकिरण है, वो वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। अब ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करेगा। जाहिर सी बात है कि आसमान की स्थिति कैसी है, वायु की स्थिरता कैसी है, इस चीज को हम लोग तापमान व्युत्क्रमता में और अच्छे से समझेंगे कि जो वायु वगैरह है वो किस तरह से प्रभाव डालती है तापमान के ऊपर। समुद्र सतह की प्रकृति कैसी है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है दैनिक तापांतर कितना रहेगा। फिर भी तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम रहता है, बहुत ज्यादा दैनिक तापांतर नहीं रहता है। तो अब इन चीजों को, इन कारणों को, जो महासागर के दैनिक तापांतर को प्रभावित करने वाले कारण हैं, इनको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहली बात है आसमान की स्वच्छता। अब देखिए क्या होगा, सोचिए कि ये महासागर की सतह जो ये मैंने ड्रॉ करी है और ये ऊपर हमारा सूर्य है। देखिए अगर बीच में बादल होंगे तो क्या होगा, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी। तो जाहिर बात है महासागर तक जो सूर्यातप है वो कम पहुंचेगा, और कम सूर्यातप पहुंचेगा तो महासागर कम गर्म होगा। लेकिन जब आकाश स्वच्छ होता है तो क्या होगा, यानी कि स्वच्छ मतलब है आकाश में कोई बादल नहीं है, तो क्या होगा कि ज्यादा सूर्य तक पहुंच पाएगा सागर तक। जब ज्यादा सूर्य तक पहुंचेगा तो जो सागर का तापमान है वो भी ज्यादा होगा, यानी सागर जो कह लीजिए अधिकतम टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। के साथ देखिए जब ज्यादा सूर्य आया है तो ज्यादा वापस भी जा पाएगा। ज्यादा क्यों वापस जा पाएगा, क्योंकि फिर से आसमान में कोई बादल नहीं है, तो आसानी से पार्थिव विकिरण हो पाएगा। ज्यादा सूर्य आपका वापस भी जा गया। अब देखिए इससे क्या होगा, जो न्यूनतम टेम्परेचर है दिन का वो काफी कह लीजिए कम चला जाएगा। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप ऐसे एक चादर उठे हुए हैं जो आपके शरीर के टेम्परेचर को रोक नहीं पा रही है, तो आपका शरीर का टेम्परेचर है वो सब बाहर की ओर जा रहा है वातावरण में, तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है काफी कम हो जाएगा। वही चीज सागर के साथ हो रही है, सागर का अधिकतर टेम्परेचर वापस अंतरिक्ष में जा रहा है, तो सागर टेम्परेचर भी काफी कम हो जाएगा। तो दिन में ज्यादा टेम्परेचर रहा, रात में काफी कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो तापांतर है वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आकाश स्वच्छ है, आकाश में बादल नहीं है, तो तापांतर है वो ज्यादा होगा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर ज्यादा होगा। अब ठीक इसका उल्टा कर लिया, अगर आकाश में बादल है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तापांतर बहुत कम होगा, क्योंकि ना ज्यादा महासागर गर्म हो पाएगा और ना ही ज्यादा ठंडा हो पाएगा। दूसरी बात ये हो गई देखिए कि आसमान में बादल होते हैं। इसके बाद है अगर वायुमंडल शांत और स्थिर है तो वायु का कम मिश्रण होता है, जिससे तापमान अधिक हो जाता है। देखिए क्या है, अगर वायु आपस में मिश्रित नहीं हो रही है तो जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से लॉस्ट हो रहा है, यानी कि आसानी से टेम्परेचर है वायु से होता हुआ सागर में आ भी जाता है और वापस भी चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर का लॉस बहुत कम होता है और इसकी वजह से तापमान अधिक होगा। फिर देखिए समुद्र की स्थितियों के संदर्भ में सागर के जल का स्थिरीकरण भी दैनिक तापांतर को प्रभावित करता है। जैसे कि उच्च घनत्व का जल जो सागर सतह के नीचे अधिक गहराइयों में पाया जाता है, ताप के चालन को कम कर देता है। यानी कि इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए घनत्व यानी कि डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो टेम्परेचर का एक तरह से कह लिए, देखिए टेम्परेचर कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, जैसे चालन, संवहन, विकिरण, ये 3 प्रक्रियाएं हैं जिससे टेम्परेचर जो स्थानांतरित होता है। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर का जो स्थानांतर है वो कम होता है। स्थानांतरण मतलब जैसे लोहे की एक रॉड है, इस साइड में आपने एक मोमबत्ती लगाई, इसको गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे पूरी रॉड में फैल जाता है। ये हो गया टेम्परेचर का स्थानांतरण। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो स्थानांतरण कैसा होगा, कम होगा, चालन द्वारा स्थानांतरण कम होगा टेम्परेचर का। और समुद्र की यानी कि सागर की जो निचली सतह होती है वहां जो घनत्व है जल का वो उच्च होता है, यानी डेंसिटी उच्च होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर का चालन है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा इधर से उधर स्थानांतरित ही नहीं होगा तो तापांतर कम हो जाएगा। देखिए टेम्परेचर अगर इस मान लीजिए ये बहुत ही गहरा सागर है, या कह लीजिए ये सागर की निचली परत है, गहरा सागर का ही शब्द नहीं है, मान लीजिए सागर की निचली परत है,
इस परत में क्या हो रहा है, ये सागर थोड़ा हम लोग गहराई पे पहुंच गए हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर का क्योंकि स्थानांतरण नहीं हो रहा है इसलिए चेंज ही नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होने के लिए स्थानांतरण होना जरूरी है, और क्योंकि स्थानांतरण नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तापमान जो है लगभग स्थिर बना रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, यानी कि जो तापांतर है वो बहुत ही कम होगा। तो आई थिंक अब इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्कॉट एंड वेजमैन ने उष्णकटिबंधीय महासागरीय जो में दैनिक तापांतरों को रिकॉर्ड किया, जो कि यहाँ पर सारणी में आपको दिखाया गया है कि दैनिक तापांतर कितना रहा। तो इससे ये अनुमान लगा है कि तापांतर साफ आसमान में अधिक होता है और बदली वाले आसमान में कम होता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि जिस दिन आसमान में बदली थी, यानी जिस दिन आसमान में बादल थे, क्लाउड्स थे, उस दिन जो अधिकतम तापमान था 0.6 था, न्यूनतम था 0, यानी कि तापांतर उतना ज्यादा नहीं था। वहीं जिस दिन साफ आसमान था उस दिन तापांतर है वो थोड़ा सा ज्यादा था। तो यानी कि जब साफ आसमान होता है तापांतर भी अधिक होता है। इसी तरह से अमीर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को भी बताया गया। तो कुल मिलाकर के देखिए जो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाले हैं, इन्हीं को आपको लिख के आना होगा। आपसे क्वेश्चन आएगा कि दैनिक महासागरों की सतह पर दैनिक तापांतर किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो बस आप सिंपली चीजों को एक्सप्लेन करके चले आइए, और जैसा कि मैं हमेशा कहा है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है, सारणी वगैरह को समझकर और आप छोड़ सकते हैं। अब बात करेंगे वार्षिक तापांतर की, जो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए महासागर के जल के वार्षिक अधिकतम और न्यूनतम तापमानों के बीच के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। यानी कि वर्ष में, किसी वर्ष में, मान लीजिए जो 2021 है, इसमें महासागर का अधिकतम तापमान कितना रहा और न्यूनतम तापमान कितना रहा। चलिए इसको मोटा मोटा मान लेते हैं। अधिकतम चलिए मान लेते हैं 40 रहा, न्यूनतम मान लेते हैं कि चलिए 20 रहा। किसी भी महासागर के बारे में बात कर रहे हैं तो तापांतर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस का, 40 और 20 के बीच का अंतर। तो ये हो गया वार्षिक तापांतर। क्योंकि सागर का जल गर्म और ठंडा धीमे धीमे होता है। देखिए पृथ्वी की सतह बहुत तेज गर्म होती है, बहुत तेज ठंडी होती है, लेकिन सागर का जल गर्म भी धीरे धीरे होता है, ठंडा धीरे धीरे होता है। इसलिए जो वार्षिक तापांतर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का आपको वार्षिक तापांतर मिलेगा। अधिकतम न्यूनतम आई थिंक आप समझ गए होंगे गर्म और ठंडे का मामला क्या है। देखिए जब बहुत ज्यादा सागर गर्म हो जाए और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तभी तो तापांतर ज्यादा होगा, लेकिन जल ना जल्दी गर्म होने वाला है ना जल्दी ठंडा होने वाला है, यानी ना बहुत ज्यादा जल का तापमान बढ़ेगा ना कम होगा, इसलिए तापांतर भी औसत ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमानों को उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः अगस्त और देखिए महासागरों का वार्षिक तापांतर आने वाले सौर विकिरण की वार्षिक भिन्नता। देखिए महासागरों का वार्षिक तापमान किस किस चीज से प्रभावित होगा, एक तो सौर विकिरण की वार्षिक भिन्नता, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम कितना सौर विकिरण मिला। इसके साथ ही महासागरीय धाराओं की प्रकृति, यानी महासागरीय धाराएं कैसी हैं, गर्म धारा है, ठंडी धारा है, और इसके साथ ही जो हमारी ग्रहीय पवनें होती हैं इनके ऊपर निर्भर करता है। छोटे स्थलबद्ध सागरों में, यानी कि जो चारों तरफ जमीन से घिरे हुए सागर हैं, अधिक वार्षिक तापांतर होता है, क्योंकि छोटा सा सागर है, जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो तापांतर जो है ज्यादा होगा। वहीं पे भूमध्य, जैसे भूमध्य सागर में वार्षिक तापमान 20 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया जाता है और बाल्टिक सागर में ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब देखिए बात करते हैं महासागरों में तापमान के क्षैतिज वितरण की। तो देखिए जो महासागर है इसके जो सरफेस वाटर का, सतह जल का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा जो सरफेस वाटर का टेम्परेचर है, जो जल का तापमान है महासागर के, वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है, तो सूर्यातप की मात्रा, यानी कि कितना इंसोलेशन मिल रहा है। दूसरी चीज महासागर की धाराएं, यानी कि महासागर की जो धाराएं हैं वो किस तरह की हैं, और सनातनी पवनें यानी कि प्रिवेलिंग विंड्स किस तरह का काम कर रही हैं। इन तीन चीजों से महासागर के जल का तापमान प्रभावित होता है। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो महासागरों के तापमान का क्षैतिज वितरण है इसके ऊपर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो महासागरों के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करते हैं। तो पहली चीज आ जाती है सूर्यातप की मात्रा। अब देखिए क्या है, जो सूर्यातप है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन,
तो जो इंसोलेशन या सूर्यातप है ये जाहिर सी बात है भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है उसमें कमी आती जाती है। तो बहुत ही नेचुरल बात है कि भूमध्य रेखा पर जो महासागर है उसका तापमान ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तापमान में कमी आएगी। अगला पॉइंट है सागर का स्थान और आकार भी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि सागर का आकार कितना बड़ा है और सागर कहां पर स्थित है इसका भी प्रभाव पड़ता है सागर के तापमान पर। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में विशाल भूखंडों में के संपर्क में न होने के कारण अधिक ताप ग्रहण करते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल का प्रभुत्व होने के कारण अधिक एकरूपता होती है। देखिए क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग देखते हैं कि जो भूमि है, जो लैंड एरिया है वो ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र केवल है, यानी कि समुद्री क्षेत्र ज्यादा है, जल क्षेत्र ज्यादा है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जो महासागर है इसका तापमान अधिक रहता है, जब या कह लीजिए महासागर में जो तापांतर है वो भी अधिक रहता है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर महासागरों का तापमान काफी कुछ समान रूप से देखा जाता है। इसको देखिए मैं आपको कैसे समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए आप लाइंस देख रहे हैं, ये वाली जो आप लाइंस देख रहे हैं, देखिए ये लगभग जो है आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, सीधी लाइन दिख रही है। ये सीधी क्यों है? क्योंकि तापमान जो है पूरे एरिया में लगभग एक समान है। वहीं पर यहाँ पर देखिए अगर आप उत्तरी गोलार्ध को देखें तो देखिए जैसे यही लाइन है, ये देखिए किस तरह से फैली हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में? क्योंकि यहाँ पर भूमि क्षेत्र भी है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो समताप रेखाएं हैं, समान ताप वाली रेखाएं हैं, वो देखिए काफी आपको विचलित होती हुई दिखाई दे रही हैं, कर्व दिखाई दे रही हैं, वक्रित दिखाई दे रही हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखें तो ये लाइंस लगभग स्ट्रेट हैं, समताप रेखाएं जो हैं स्ट्रेट हैं। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो महासागरों के तापमान का क्षैतिज वितरण है इसके ऊपर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो महासागरों के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करते हैं। तो पहली चीज आ जाती है सूर्यातप की मात्रा। अब देखिए क्या है, जो सूर्यातप है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन, तो जो इंसोलेशन या सूर्यातप है ये जाहिर सी बात है भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है उसमें कमी आती जाती है। तो बहुत ही नेचुरल बात है कि भूमध्य रेखा पर जो महासागर है उसका तापमान ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तापमान में कमी आएगी। अगला पॉइंट है सागर का स्थान और आकार भी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि सागर का आकार कितना बड़ा है और सागर कहां पर स्थित है इसका भी प्रभाव पड़ता है सागर के तापमान पर। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में विशाल भूखंडों में के संपर्क में न होने के कारण अधिक ताप ग्रहण करते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल का प्रभुत्व होने के कारण अधिक एकरूपता होती है। देखिए क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग देखते हैं कि जो भूमि है, जो लैंड एरिया है वो ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र केवल है, यानी कि समुद्री क्षेत्र ज्यादा है, जल क्षेत्र ज्यादा है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जो महासागर है इसका तापमान अधिक रहता है, जब या कह लीजिए महासागर में जो तापांतर है वो भी अधिक रहता है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर महासागरों का तापमान काफी कुछ समान रूप से देखा जाता है। इसको देखिए मैं आपको कैसे समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए आप लाइंस देख रहे हैं, ये वाली जो आप लाइंस देख रहे हैं, देखिए ये लगभग जो है आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, सीधी लाइन दिख रही है। ये सीधी क्यों है? क्योंकि तापमान जो है पूरे एरिया में लगभग एक समान है। वहीं पर यहाँ पर देखिए अगर आप उत्तरी गोलार्ध को देखें तो देखिए जैसे यही लाइन है, ये देखिए किस तरह से फैली हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में? क्योंकि यहाँ पर भूमि क्षेत्र भी है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो समताप रेखाएं हैं, समान ताप वाली रेखाएं हैं,
वो देखिए काफी आपको विचलित होती हुई दिखाई दे रही हैं, कर्व दिखाई दे रही हैं, वक्रित दिखाई दे रही हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखें तो ये लाइंस लगभग लगभग स्ट्रेट हैं, समताप रेखाएं जो हैं स्ट्रेट हैं। इसके साथ ही देखिए जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, जो महासागर की धाराएं होती हैं, जिनको आगे डिटेल में पढ़ना है, ये भी महासागरों के तापमान को प्रभावित करती हैं। देखिए क्या है, अगर पवन जो है तट की दिशा में चल रही है, समुद्र तट क्या होता है, ये हमारे समुद्र तट हैं, तो अगर तट की दिशा में पवन चल रही है तो क्या होता है, जो गर्म जल है वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, यानी कि महाद्वीपों के किनारे पे गर्म जल को ला करके हवाएं इकट्ठा कर देती हैं। लेकिन अगर यहीं पे जो हवा की दिशा है वो अपतट है, यानी कि समुद्र तट से बाहर की ओर है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो गर्म जल है वो यहाँ से दूर चला जाएगा, यानी कि जो गर्म जल है वो इन एरियाज में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से गर्म जल हट जाएगा तो क्या होगा, नीचे का जो ठंडा पानी है, देखिए समुद्र में नीचे जो ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि तटीय इलाकों में ठंडा पानी आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जब पवन तटवर्ती होती है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो जो तटों का एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे गर्म जल इकट्ठा कर देती है, और वहीं पे जो अपतट पवन है उसकी वजह से क्या होता है, जो गर्म सतह जल है, यानी कि ऐसा सरफेस वाटर जो वार्म है, जो गर्म है, वो तटीय एरिया से दूर चला जाता है, और इससे क्या होता है, नीचे से जो ठंडा जल है वो ऊपर की ओर आ जाता है। इसलिए तटों पर क्रमशः पवनों के आने और वहां से जाने से तट का तापमान बढ़ता और कम होता है, यानी कि अगर कहीं दूर से हवा तट की तरफ आएगी तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा, और यहाँ से अगर दूसरी तरफ जाएगी तो तापमान कम हो जाएगा। पश्चिम तटीय क्षेत्रों में बहने वाली व्यापारिक पवनें अपतट होती हैं, यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जो विंड्स बहती हैं, जिन्हें हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, ये ऑफशोर विंड्स हैं, अतः निकटवर्ती तटों पर तापमान को कम कर देती हैं। देखिए ये याद रखिएगा, ये कोई सिंपल चीजें नहीं है, ये पूछ दी जाएंगी, ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि जो आपके तटवर्ती क्षेत्र हैं जहां पर व्यापारिक पवनें चलती हैं, क्या कारण है कि वहां पर समुद्र तट पर जो जल है वो उतना गर्म नहीं होता है, यानी कि जहां पर ऑफशोर विंड्स चलती हैं उन तटों के ऊपर ठंडे जल पाया जाने का कारण क्या है, और ये आपको एक्सप्लेन करके आना होगा, खासकर यूपीएससी वालों के लिए। अतः निकटवर्ती जो तट है वहां पर तापमान कम हो जाता है, जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बहने वाले व्यापारिक पवन तटवर्ती होती हैं। तो जो ऑन शोर विंड्स हैं जो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बहती हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पे कैसी बह रही हैं, ऑफ शोर विंड्स, ये क्या कर रही हैं, तट के पास में ठंडा पानी जमा कर रही हैं। वहीं पे जो ऑन शोर विंड्स हैं, जो तटवर्ती पवनें हैं, जो आपके पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बहती हैं, वो क्या करती हैं, वो गर्म पानी को ला करके जमा कर देती हैं, इसलिए ऐसे तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय धाराओं के साथ भी ऐसा होता है, जहां गर्म महासागरीय धाराएं समीपवर्ती तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है, गर्म महासागरीय धारा है तो तटवर्ती क्षेत्र में तापमान बढ़ जाएगा, और अगर ठंडी धारा है तो तटवर्ती क्षेत्र का जो तापमान है, जो कोस्टल एरिया का तापमान है, वो कम हो जाएगा। मौसम की स्थितियों में स्थानीय भिन्नताएं जैसे तूफान, चक्रवात भी महासागर के तापमान को प्रभावित करते हैं। अंतःसागरीय कटक भी महासागरों के तापमान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कटक के दोनों दिशा में जल का कम मिश्रण हो पाता है। तो ये भी कुछ फैक्टर हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है जहां पर क्वेश्चन आएगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम लोग जाते हैं तो सागर के तापमान में कमी आती है, लेकिन जो तापमान में कमी की ये दर है सामान्यतः 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति अक्षांश होती है, यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक पहुंचते पहुंचते 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम होता है। फिर भी सतह तापमान का अधिकतम मान भूमध्य रेखा के उत्तर में पाया जाता है। देखिए जो सरफेस वाटर है उसका अधिकतम टेम्परेचर ठीक भूमध्य रेखा पर ना मिलके भूमध्य रेखा के थोड़ा उत्तर में पाया जाएगा। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से जैसे जैसे हम लोग जाते हैं ध्रुवों की ओर, वैसे वैसे टेम्परेचर में, यानी कि जो समुद्र का सरफेस वाटर है उसके टेम्परेचर में कमी आती है। लेकिन देखिए 0 डिग्री पर जो पानी है, समुद्र का पानी है,
उसका तापमान अधिकतम नहीं होगा। तो तापमान कहां पर अधिकतम होगा? इसके थोड़े उत्तर में, 0 डिग्री लाइन के थोड़ा सा उत्तर का जो हिस्सा है, यहां पर पानी का तापमान अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जो अधिकतम सूर्यातप मिलता है वो भूमध्य रेखा के थोड़ा सा उत्तर में मिलता है। इसलिए जो तो देखिए यहां पर बुक की भाषा में पढ़ते हैं, फिर भी सतह तापमान का अधिकतम मान भूमध्य रेखा के उत्तर में पाया जाएगा, जैसा हम लोगों ने देखा। क्योंकि तापीय भूमध्य रेखा संभवतः भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, कि जो तापीय भूमध्य रेखा है वो हमारी जो 0 डिग्री लाइन है उसका थोड़े उत्तर में है, उससे थोड़े उत्तर में है। इसलिए अधिकतम विकिरण भूमध्य रेखा के थोड़ा उत्तर में मिलता है, यानी कि भूमध्य रेखा से थोड़ा उत्तर दिशा में और आगे बढ़ने पे अधिकतम सौर विकिरण मिलता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों से थोड़ा अधिक तापमान मिलता है। अब देखिए हम लोग जो अलग अलग महासागर हैं इसमें तापमान के क्षैतिज वितरण को देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। देखिए आपको एक एग्जाम्पल से कुछ चीजें समझाता हूं। मान लीजिए कि आप विषुवत रेखा पर खड़े हैं 0 डिग्री पे, धीरे धीरे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आपको सर्दी लगेगी, क्योंकि ध्रुवों की तरफ सर्दी होती है। लेकिन अगर आपको मैं एक ऐसी जैकेट दे दूं जो गर्म है, यानी कि गर्म कपड़े दे दूं, तो आपको सर्दी तो लगेगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि आपने गर्म कपड़े पहन लिए। ठीक यही चीज हमारे अटलांटिक महासागर में होती है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आपको अटलांटिक महासागर का जो सरफेस वाटर है, जो सतह का जल है, उसके तापमान में कमी महसूस होगी। जाहिर सी बात है, यहां से जो है यहां पर तापमान कम होगा, लेकिन ये तापमान में कमी उतनी ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गर्म कपड़े की ही तरह यहां पर गल्फ स्ट्रीम धारा मौजूद है, जो अटलांटिक महासागर के टेम्परेचर को उतना ज्यादा गिरने नहीं देती है। तो अब ऐसे में जो अटलांटिक महासागर है इसमें अधिकतम तापमान 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। अटलांटिक महासागर का मैक्सिमम टेम्परेचर कहां मिलेगा? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। और न्यूनतम तापमान कहां मिलता है? 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच में, यानी कि 80 डिग्री से और जो हमारा नॉर्थ पोल है इसके बीच में आपको न्यूनतम तापमान मिलता है। जाहिर सी बात है ध्रुवों के पास ही न्यूनतम तापमान मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव के बीच मिलता है, यानी 75 डिग्री का जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है और जो साउथ पोल है इसके बीच में न्यूनतम तापमान मिलता है अटलांटिक महासागर के। अगर हम लोग दक्षिण वाले हिस्से की बात करें तो तापमान में कमी दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो तापमान में कमी है ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आती है। अब बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर की। तो देखिए प्रशांत महासागर का औसत वार्षिक तापमान अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से थोड़ा अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे जो औसत वार्षिक तापमान है प्रशांत महासागर का वो ज्यादा रहता है थोड़ा सा। निम्नतम और उच्चतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस और 32.2 डिग्री सेल्सियस न्यू स्कॉटलैंड के निकट और पश्चिमी प्रशांत महासागरों में रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए आप कह लीजिए कि जो न्यूनतम तापमान है, जो कम से कम तापमान मिलता है प्रशांत महासागर का, वो मिलता है न्यू स्कॉटलैंड में। कितना होता है? 3.3 डिग्री सेल्सियस। और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है इसमें आपको अधिकतम तापमान मिलेगा 32.2 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी प्रशांत महासागर में समताप रेखाएं अक्षांशों की रेखाओं के लगभग समानांतर हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहे होंगे, शायद आपको थोड़ा सा इतना क्लियर ना दिख रहा हो ये जो नीचे का टेक्स्ट है, क्योंकि छोटा हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली अगस्त के महीने में जो समताप रेखाओं की स्थिति होती है महासागरों में वो दर्शाई गई है, और यहाँ पर फरवरी के समय जो समताप रेखाओं की स्थिति होती है मानचित्र में उसको दर्शाया गया है। महासागरों में जो समताप रेखाएं होती हैं उसको दर्शाया गया है। तो यहां पर यही बताया गया है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में जो समताप रेखाएं हैं वो अक्षांश की रेखाओं के लगभग समानांतर हैं। तो देखिए जो क्यूरोशियो धारा है, अगर हम लोग इन हिस्सों को छोड़ दें जहां पे क्यूरोशियो धारा बहती है, तो बाकी का जो उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा है वहां पर समताप रेखाएं लगभग वैसी ही हैं जैसे अक्षांश होते हैं। देखिए समताप रेखाओं के विचलन का क्या मतलब होता है? तापांतर। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक समताप रेखा है जिसको, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो बनाई है इसको अगर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये समताप रेखा इस तरह की है, तो ये क्या दिखा रही है? मान लीजिए
ये जो समताप रेखा है मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यहाँ पर भी 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यहाँ पर भी, यानी कि कुछ जगहों पे जो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है वहीं पे कुछ जगहों पे यहाँ पर इतना नीचे जाने पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। यानी कि अलग अलग एरियाज में जो तापमान का वितरण है वो असमान है। कहीं पर इस अक्षांश पे 30 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है तो कहीं पर ऊपरी अक्षांश पे 30 डिग्री सेल्सियस मिलता है। वहीं पे जब समताप रेखा एकदम अक्षांश के समानांतर है, यानी कि एकदम सीधी है, अक्षांश के साथ चल रही है, तो इसका मतलब है कि तापांतर बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे के पूरे एरिया में एक समान तापमान मिलता है। ये चीज आपको जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा हूँगा तो बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जहां पर क्यूरोशियो धारा वगैरह है, क्यूरोशिवो धारा वगैरह, सिर्फ वहां पर समताप रेखाएं अक्षांशों के समानांतर ना होकर के लूप या छल्ले के रूप में दिखाई देती हैं, और बाकी स्थानों पर जो आपकी समताप रेखाएं हैं वो लगभग अक्षांशों के समानांतर हो बहती हैं। तो देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर में समताप रेखाएं अक्षांशों की रेखाओं के लगभग समानांतर हैं, सिर्फ कुछ स्थानों को छोड़कर जहां पर गर्म क्यूरोशिवो धारा के प्रभाव के कारण समताप रेखाएं लूप और छल्ले बना देती हैं और शीत ओयोशियो धारा के कारण अधिक सघन हो जाती हैं। तो कुछ जगहों पर जो समुद्री धाराओं का प्रभाव है, अगर उसको हम लोग छोड़ दें तो बाकी स्थानों पर ये समानांतर दिखती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी प्रशांत महासागर में समताप रेखाएं समानांतर चलती हैं, सिर्फ कुछ स्थानों को छोड़कर ये शीत धाराओं के प्रभाव के कारण थोड़ा घूम जाती हैं। देखिए, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ये रेखाएं जो हैं दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा घूम जाती हैं, बाकी स्थानों पर जो हमारी समताप रेखाएं हैं वो प्रशांत महासागर की समताप रेखाएं वो लगभग समानांतर ही चलती हैं। तो इस तरह से देखिए, जो हम लोगों की महासागर की धाराएं हैं ये महासागरों में तापमान के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि अगर आपसे एग्जाम्पल कुछ पूछ दिए जाएं कि महासागरीय धाराएं किस तरह से महासागरों के तापमान को प्रभावित करती हैं, तो आप अच्छे खासे एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रशांत महासागर के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने दी इसकी मदद से। अब देखिए, बात करेंगे हिंद महासागर में तापमान के क्षैतिज वितरण की। तो देखिए, हिंद महासागर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में रिकॉर्ड किया गया है। यद्यपि महासागर के कुछ परिबद्ध सागरों में और भी अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि अब देखिए, जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए सागर हैं उनमें जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो लाल सागर में 30 डिग्री सेल्सियस, पर्शिया के गल्फ खाड़ी में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि लाल सागर में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान मिल जाता है और जो गल्फ ऑफ पर्शिया है उसमें आपको 33 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मिल जाता है। ये परिबद्ध सागर अगस्त के महीने में खुले सागर की अपेक्षा अधिकतम तापमान और फरवरी के महीने में खुले सागरों की तुलना में कम तापमान दर्शाते हैं। यानी कि ये जो परिबद्ध मतलब चारों तरफ से घिरे हुए सागर हैं, इनको अगस्त के महीने में इनका तापमान बाकी सागरों से ज्यादा होता है, और जब फरवरी का महीना आता है तो इनका तापमान बाकी सागरों से काफी कम हो जाता है। दक्षिणी भाग में समताप रेखाएं अक्षांशों के लगभग समानांतर हो जाती हैं। देखिए, दक्षिणी भाग में वही बात है कि लैंड तो है नहीं, ज्यादातर सी ही है, समुद्री क्षेत्र है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हिंद महासागर की समताप रेखाएं हैं वो अक्षांशों के समानांतर होती हैं। अगर महासागरों के सतह जल का तापमान अपने ऊपर की वायु के तापमान से अधिक होता है, जो महासागर की सतह से वायुमंडल के ताप का स्थानांतरण होता है, तो महासागर की सतह से वायुमंडल में ताप का स्थानांतरण होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। मान लीजिए आप बर्फ के टुकड़े को अपने गर्म हाथों से पकड़ते हैं, तो क्या होता है, आपके हाथ की जो गर्मी है वो बर्फ में जाने लगती है, इसीलिए बर्फ पिघल जाती है। तो अगर समुद्र का जो जल है वो आसपास के वातावरण से गर्म होगा, तो समुद्र के जल की जो गर्मी है वो वातावरण में जाने लगेगी। महासागर की सतह और उसके ऊपर की वायु के तापमान में इस अंतर से कभी कभी सागरों और महासागरों में कोहरा छा जाता है। ये तब भी होता है जब गर्म वायु ठंडी सागर सतह पर प्रवाहित होती है। तो देखिए, जब भी गर्म वायु जो है
ठंडे समुद्र के ऊपर से गुजरेगी तो भी कोहरा छा जाएगा। इसके बारे में आगे हम लोग और ज्यादा देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में भी इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण की, यानी कि लंबवत वितरण की। तो देखिए क्योंकि सागर की सतह सूर्य से सीधा सूर्यातप ग्रहण करती है, इसके सतह जल का तापमान इसकी बढ़ती गहराइयों के जल के तापमान से अधिक होता है। यानी कि अगर समुद्र की गहराई से ऊपर तक की बात करें तो ऊपर वाले हिस्से में समुद्र की सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं वो हिस्सा ज्यादा गर्म होगा, तो ऊपरी जल ज्यादा गर्म होता है। यद्यपि तापमान में कमी की दर एक समान नहीं होती, यानी कि सागर से जब आप नीचे जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, लेकिन जो दर है वो एक समान नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आप यहां से अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं, तो जब आप अपने घर से हाउस से दिल्ली जा रहे हैं तो आप कहीं पर तेज स्पीड से आगे बढ़ेंगे, कहीं पर धीमी स्पीड से बढ़ेंगे, यानी कि आप आगे तो बढ़ेंगे लेकिन आपकी जो चलने की दर होगी, जो आपकी चाल होगी वो एक समान नहीं होगी। यही तापमान की कमी पर अप्लाई होता है कि कमी तो होती है लेकिन जो दर है उसमें परिवर्तन आ जाता है। महासागरों के ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण की कुछ मौलिक विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं। महासागरीय अभियानों में देखा गया कि सूर्य की किरणें प्रभावी रूप से सिर्फ सतह से 20 मीटर की गहराई तक भेदन कर सकती हैं, यानी कि जो सूरज की किरणें हैं डायरेक्टली समुद्र की सतह से केवल 20 मीटर की गहराई तक पहुंचती हैं। तो इनका प्रभाव कहां तक होगा? 20 मीटर की गहराई तक। और 200 मीटर की गहराई से परे वे मुश्किल से ही दिखती हैं। 200 मीटर की गहराई के आगे तो बहुत ही मुश्किल है कि सूर्य की किरणें पहुंच पाएं। तो आप कह सकते हैं 200 मीटर अंतिम गहराई वो हो गई जहां तक सूर्य की किरणों का थोड़ा बहुत प्रभाव पहुंचता है। अतः ऊर्ध्वाधर रूप से महासागरों के दो रूप में बांटा जाता है, दो भागों में। तो इस तरह से जो हमारा महासागर है इसको लंबवत रूप से दो भागों में बांट दिया गया। एक तो प्रकाशीय या सुप्रकाशीय क्षेत्र। प्रकाशीय या सुप्रकाशीय का मतलब क्या है? वही 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र जहां तक सूर्य की किरणें अंतिम रूप से पहुंच जाती हैं। और इसके बाद अप्रकाशीय क्षेत्र, यानी कि जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल भी नहीं पहुंचती हैं। 200 मीटर से गहराई का बाकी सागर तली तक का हिस्सा, यानी यहां से और तल तक का हिस्सा। गहराई के साथ तापमान में कमी की दर को प्रभावी रूप से 2000 मीटर तक देखा जा सकता है। इसके बाद यह दर लगभग स्थिर हो जाती है। तो देखिए 2000 मीटर तक जो तापमान में कमी की दर है वो लगातार एक जैसी दिखती है। उसके बाद तापमान की कमी की जो दर है वो स्थिर हो जाती है। तो देखिए ये जो सारणी है इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम लोग बात करें गहराई की, तो देखिए अगर 100 फैदम की गहराई तक जाते हैं तो 60.60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिलता है। 200 फैदम की गहराई में यानी और गहराई में पहुंचने पे आपको 50 डिग्री, हम लोग दशमलव वाले हिस्से हटा देते हैं, केवल पूरा पूरा रखते हैं, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग टेम्परेचर मिल जाता है। 500 फैदम तक पहुंचने पर आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिलता है। देखिए यहां पर क्या है, जब 100 से 200 में गए यानी कि केवल 100 फैदम के अंतर पे 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में अंतर आ गया। केवल 100 फैदम में कितना आ गया? 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन यहां पर जब आपका 300 फैदम का अंतर है, 200 फैदम से 500 फैदम तक पहुंच गए, यानी 300 फैदम गहराई में पहुंच गए, तब 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर आया, 50 से 40 हुआ। यानी कि ऊपरी परतों में तापमान में जो कमी की दर है वो तेज होती है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान में कमी की जो दर है वो कम होने लगती है, यानी तापमान धीरे धीरे कम होता है, कम हो रहा है पर धीरे धीरे। 1000 से 1500 की अगर बात करें तो फिर देखिए तापमान में बहुत ही कम कमी आई। केवल कितनी कमी आई? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की, यानी कि 500 फैदम की गहराई तक जाने के बावजूद भी जो टेम्परेचर में कमी आई वो केवल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आई, ना के बराबर आई। इसीलिए कहा गया कि तापमान जो है एक गहराई के बाद स्थिर हो जाता है। 1500 से 2200 तक जाएंगे फिर तो एकदम ही कमी नहीं दिख रही है, वही सेम टेम्परेचर बना रहता है। 35.3 से 35.2 डिग्री फ़ारेनहाइट की केवल कमी आती है, यानी 700 फैदम गहराई में जाने पर भी केवल 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कमी आती है। तो आप इसको इस तरह से निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि नीचे की सतहों में जो तापमान है वो स्थिर होता है, और जाहिर सी बात है स्थिर होगा
क्योंकि वहां पर कोई ऐसा कारक ही नहीं है जो टेम्परेचर में इतनी तेजी से कमी लाए। तो बढ़ती गहराई के साथ तापमान में कमी की दर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर भी परिवर्ती होती है। भूमध्य रेखा के निकट ध्रुवों की तुलना में अधिक तीव्र होती है। तो देखिए भूमध्य रेखा के पास में क्या है, ऊपरी सतह में तापमान ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, सूर्य तप ज्यादा मिल रहा है, यानी इंसोलेशन। और जैसे ही आप नीचे जाएंगे इंसोलेशन की मात्रा कम हो जाएगी, तो भूमध्य रेखा पे अचानक से समुद्र के तापमान में तेजी से कमी आएगी। लंबवत रूप से ऊपर का तापमान ज्यादा होगा, नीचे का कम होगा। जबकि ध्रुवों पे ये चीज इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ध्रुवों पर ऊपर का पानी भी ठंडा है और नीचे का पानी तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ठंड होती ही है। ऐसा इस कारण हो सकता है कि बढ़ते अक्षांश के साथ महासागरों के सतह का तापमान भी कम हो जाता है और तले का तापमान लगभग समान रहता है, नीचे का तापमान उतना ही और सतह का तापमान कम हो जाता है ध्रुवों पर। इसलिए ऊपर और नीचे के पानी में इतनी ज्यादा कह लीजिए टेम्परेचर में अंतर नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ पर भी बताई गई है, अब इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए नीचे से जल का उत्स्रवण भी महासागरों के तापमान में ऊर्ध्वाधर कमी को प्रभावित करता है। नीचे से देखिए पानी में जो अपवेलिंग होती है, जो नीचे का पानी ऊपर आता है, इसकी वजह से भी महासागर का जो जल का तापमान है वो प्रभावित होता है। हम लोग देख चुके हैं कि जो तटवर्ती पवन है वो जल को तट के निकट एकत्रित कर देती है, यानी कि जो आपकी ऑन शोर विंड हैं, जो शोर की तरफ आ रही हैं, वो क्या करती हैं, पानी को यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं और सतह पर अपेक्षाकृत उच्च तापमान भी रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है। इसके विपरीत हम लोगों ने दूसरी चीज क्या देखी, जो अपतटीय पवन है वो जल को तट से दूर ले जाती है, यानी कि पानी भी इसके साथ में कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाकर के कहीं जमा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर गर्म पानी जमा होगा। तो अब देखिए गर्म पानी तो यहाँ पर चला गया सतह से दूर, तो इस स्थान पे जो तट वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो नीचे के एरिया में पानी होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, जिसको कहते हैं पानी की अपवेलिंग। अच्छा अभी अभी हम लोगों ने देखा कि नीचे का पानी कैसा होता है, ठंडा। देखिए ऊपर का पानी कितना है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। नीचे का सतह का पानी अपेक्षाकृत काफी ठंडा है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ पानी आएगा तो कैसा पानी आएगा, ठंडा पानी आएगा। तो वही बात हो गई, जो अपवेलिंग है उसने क्या किया कि जो समुद्र के ऊपरी सतह पर जो जल है उसके तापमान में कमी कर दी। तो अपवेलिंग जो है ये भी समुद्र की सतह के जल के तापमान को प्रभावित करती है। एक बार मैं ये आपको अपवेलिंग वाला और समझाना चाहूंगा। तो मान लेते हैं ये समुद्र का तट है। अब समुद्र के तट से कुछ हवाएं चल रही हैं जो पानी को दूर ढकेल देती हैं। पानी कहाँ जमा हो गया, यहाँ पर। अब देखिए जब यहाँ से पानी जा रहा है तो यहाँ पर निर्वात नहीं रह सकता, कहीं पर भी निर्वात नहीं रह सकता। तो क्या होगा, यहाँ पर नया पानी आएगा। नया पानी कहाँ से आएगा, यहाँ से तो आगे चला गया, तो नीचे से नया पानी आएगा। यानी कि समुद्र की तट की अगर गहराई की बात करें, समुद्र की सतह की गहराई की बात करें, तो ये जो नीचे के हिस्से हैं यहाँ से पानी ऊपर की ओर आएगा। अब देखिए नीचे पानी कैसा है, ठंडा है। तो जब वो यहाँ पर आके जमा होगा इस जगह पे, समुद्र तट के किनारे पे, तो वो कैसा होगा, ठंडा पानी होगा। तो यही बात है कि अपवेलिंग से जो समुद्र के जल का तापमान है वो चेंज हो जाता है। परिबद्ध सागरों में खुले महासागरों और सागरों की तुलना में अधिक गहराइयों पर भी अत्यधिक उच्च तापमानों को रिकॉर्ड किया गया है। जो चारों तरफ से बंद सागर होते हैं, परिबद्ध सागर होते हैं, वहां पर गहराई में भी उच्च तापमान मिल जाता है। जैसे कि लाल सागर है, भूमध्य सागर है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से ये चीज पहले के अभियानों में देखी गई थी, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए मुक्त सागर और परिबद्ध सागर के बीच एक अंतःसागरीय अवरोध पाया जाता है जो दोनों ओर से जल को मिश्रित होने से रोकता है। इसलिए तापमान की स्थितियां दोनों मामलों में परिवर्ती होती हैं। देखिए क्या है, मुक्त सागर में जल का मिश्रण होता रहता है आपस में। जो अवरुद्ध सागर है यानी कि उसका जो जल है वो वहीं पे रहता है, वो मिश्रित नहीं हो पाता है, इसीलिए तापमान में अंतर पाया जाता है।